नमस्कार विद्यार्थियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप सभी लोग? हमें पूरी आशा है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य चैनल के ऊपर, जहां पर निरंतर आपके लक्ष्य को ध्यान में रखकर मेहनत की जाती है, आपको कक्षाएं दी जाती हैं। आज का सेशन विद्यार्थियों आप सबके लिए बहुत ही खास होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जो कि यूपी, टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा, जिसमें हम सभी लोग कुछ अनिवार्य संस्कृत के प्रश्नों को देखेंगे और काव्यशास्त्र के प्रश्नों को देखेंगे, जहां से कई सारे प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षा में अवश्य बनेंगे। तो आप सभी से निवेदन है, कक्षा की शुरुआत करने से पहले एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए और सेशन में पूरी तरीके से बने रहिएगा। पूरा लाभ लेने के लिए हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। ऐसे उल्लुओं को तो बृहस्पति भी नहीं समझ सकते, यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति काम कर रही है? लक्षणा, अभिधा, तात्पर्य, व्यंजना। आप सभी लोगों को अपना उत्तर करना है विद्यार्थियों। ऐसे उल्लुओं को तो बृहस्पति भी नहीं समझ सकते हैं, यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति है? यदि आप सभी का उत्तर आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प ए, तो वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है, यानी सही माना जाएगा। अर्थात जब अभिधा शब्द शक्ति अपना अर्थ बताने में असमर्थ हो जाती है, तो वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति से हम काम चलाते हैं और इससे जो अर्थ निकलता है उसे लक्ष्यार्थ कहा जाता है। फिर आगे देखते हैं, जहाँ मुख्यार्थ या वाच्यार्थ में बाधा हो, रूढ़ियाँ यानी रूढ़ या लक्षणों के सहारे उससे संबंधित अर्थ प्राप्त किया जाता है, वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। उसके बाद में आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है, भाषा शैली की दृष्टि से श्रव्य काव्य के 3 भेद किए जाते हैं। इस दृष्टि से निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक श्रव्य काव्य का भेद नहीं है? पद्य काव्य, गद्य काव्य, चंपू काव्य, महाकाव्य। यानी क्या है? भाषा शैली की दृष्टि से श्रव्य काव्य के 3 भेद किए गए हैं, उनमें से कौन सा एक नहीं है? वो है आपका विकल्प डी, महाकाव्य। और पद्य काव्य भी है, चंपू काव्य, गद्य काव्य, ये सब श्रव्य काव्य के भेद माने जाते हैं। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, ईश्वर मर गया, यह घोषणा किसने दी है? की है सार्त्र, मार्क्स, हीगल, नीत्शे। तो साथियों, ये जो नीत्शे है पाश्चात्य विचारक, ये मानते थे कि जो है ईश्वर मर गया है, इसकी घोषणा की है। नीत्शे के दर्शन केंद्र में ईश्वर नहीं है, कौन है? मानव है उसके दर्शन में। नीत्शे का मानना है कि ईश्वरीय गुणों से आभूषित होने की चाह रखने के बजाय श्रेष्ठ मनुष्य बनना अधिक श्रेयस्कर यानी कि कल्याणकारी होता है। तो ईश्वर मर गया, ये घोषणा किसकी है? पाश्चात्य विचारक नीत्शे की। अगला क्वेश्चन है, यूनानी विद्वान हेरोदातस ने इतिहास के 4 लक्षण निर्धारित किए हैं, इनमें से एक कौन सा नहीं है? यह मानव जाति से संबंधित होने के कारण मानवीय विधा यानी मानविकी है, तो ये तो जो है सही है। ये तर्क संगत विधा है, अतः इसमें तथ्य और निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित होते हैं, ये भी सही है। फिर आगे के विकल्प देखते हैं हम लोग। यह आदर्श मूलक विधा है, यही जो है क्या है? उत्तर
सही है आपका। फिर अगला विकल्प है इतिहास वैज्ञानिक विधा है, यह इसकी पद्धति आलोचनात्मक होती है। ये भी बात जो है सत्य है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है माधुर्य गुण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें संयुक्ताक्षर का प्रायः अभाव रहता है, ये बात सत्य है। माधुर्य गुण में संयुक्ताक्षर नहीं होने चाहिए। समास का अभाव होता है, ये भी सत्य है। इसमें हृदय में द्रुत उत्पन्न होती है, ये भी सत्य है। जो सही नहीं है आपका विकल्प डी उत्तर होगा। इसमें टा वर्ग के व्यंजन होते हैं, यानी टा वर्ग का भी निषेध होता है। टा वर्ग के व्यंजन नहीं होते हैं माधुर्य गुण में। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ओज गुण का संबंध किस रस से है। रौद्र, श्रृंगार, शांत, करुण। तो ओज गुण का संबंध किस रस से है आपका उत्तर होगा विकल्प ए रौद्र रस से, जबकि श्रृंगार, करुण और शांत रस का संबंध जो है माधुर्य गुण से माना गया है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ दोष के अंतर्गत आता है। कष्टार्थत्व, न्यून पदत्व, अप्रयुक्तत्व, अधिक पदत्व। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा अर्थ दोष के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो विद्यार्थियों अर्थ दोष के अंतर्गत आता है आपका उत्तर होगा विकल्प ए कष्टार्थत्व, जबकि न्यून पदत्व दोष, अधिक पदत्व दोष, अप्रयुक्तत्व दोष ये जो है शब्द दोष के प्रकार माने गए हैं। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है मम्मट के काव्य प्रयोजन में कौन शामिल नहीं है। कांता के समान उपदेश, यानी जैसे पत्नी अपने पति को अच्छा मार्ग दिखाती है, ये बात मम्मट के उपदेश काव्य प्रयोजन में है। और यश की प्राप्ति ये भी मम्मट के काव्य प्रयोजन में है। अमंगल का नाश करता है काव्य, ये भी काव्य प्रयोजन में है मम्मट के। जो नहीं है आपका उत्तर है विकल्प डी लोकातीत आनंद की बात जो है मम्मट ने अपने काव्य प्रयोजन में नहीं की है। आगे बढ़ेंगे। इन्होंने जो है एक श्लोक दिया है जिसमें वो क्या लिखते हैं काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षते सद्यः पर निर्वृत्तये कांता संमिततयो उपदेशुजे। इन्हीं यानी इसी श्लोक में ये सारे काव्य प्रयोजन आ जाते हैं। यश की प्राप्ति, वित्तीय लाभ, लोक व्यवहार, शिवेतर रक्षा और सद्यः पर निर्वृत्ति यानी अलौकिक आनंद की प्राप्ति और कांता सम्मित उपदेश, ये सारी बातें इसी एक श्लोक में आ जाती हैं। और ये श्लोक भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं। गौड़ी शुद्धा, शुद्धा रूढ़ा, शाब्दी अर्थी, गौड़ी रूढ़ा। तो प्रयोजनवती लक्षणा के भेद कौन है। विकल्प ए गौड़ी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा में किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए लक्षणा की जाती है। जैसे बहुत सी तलवारें मैदान में आ गईं, इस वाक्य में हम तलवार का अर्थ तलवार ही करके रह जाते हैं तो अर्थ में बाधा पड़ती है। अतः जिस लक्षण द्वारा अर्थ लिया है वो है प्रयोजनवती। फिर आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है प्रबंध काव्य में संगठन किसके द्वारा किया जाता है। देशकाल, चरित्र, कथोपकथन, कथानक। तो प्रबंध काव्य में संगठन किसके द्वारा किया जाता है। आपका उत्तर होगा विकल्प डी कथानक के द्वारा। प्रबंध काव्य ये जो है सर्गबंध रचना है। किस प्रकार की है। सर्गबंध रचना है। ये सर्ग विभिन्न वृत्तांत वाले और विस्तृत होते हैं।
इतिहास प्रसिद्ध अथवा किसी महात्मा सज्जन व्यक्ति के वास्तविक जीवन पर आश्रित उसका कथानक होता है। इसमें तो प्रमुख कथा काव्य के अंत तक क्रमबद्ध रूप में चलती है। कथा का क्रम बीच में कहीं नहीं टूटता। गौड़ कथाएं बीच बीच में सहायक बनकर आती हैं, जैसे रामचरितमानस महाकाव्य। प्रबंध काव्य के दो भेद हैं, एक है महाकाव्य और दूसरा है खंड काव्य। यहाँ से भी विद्यार्थियों आपका क्वेश्चन बनता है, प्रबंध काव्य के कितने भेद हैं? दो भेद हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी होगी। फिर अगला क्वेश्चन है, कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, यह विचार किसका है? वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू आर्नल्ड, शेली, कॉलरिज। तो कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, ये विचार किसका है? आपका उत्तर होगा विकल्प ए, वर्ड्सवर्थ जी का। आगे देखते हैं, और वर्ड्सवर्थ जी की प्रसिद्ध जो रचना है उसका नाम है लिरिकल वैलेट्स। और वर्ड्सवर्थ को स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। इनकी जो रचना है कौन सी? लिरिकल वैलेट्स को स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र कहा गया है। फिर आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाले को नाटक में क्या कहते हैं? विदूषक, विष्कंभक, सूत्रधार, उद्घोषक। तो बीती यानी जो घटनाएं बीत चुकी हैं, भावी जो घटनाएं होने वाली हैं, उसकी सूचना देने वाले को क्या कहा जाता है? विकल्प बी, उसे कहते हैं विष्कंभक। फिर जो आपका विदूषक होता है नाटक में, वो क्या करता है? वो हंसाने वाला एक पात्र होता है, यानी हंसी मजाक करने का काम करता है। उसके कथन एक तरफ हास्य को जन्म देते हैं, दूसरी तरफ उनमें कटु सत्य का भी पुट होता है। सूत्रधार नाटक का ये जो है प्रारंभ यानी सूत्र बनाता है, उसका प्रारंभ करता है और अंत भी करता है। कभी कभी वो मंच के नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे से भी संचालन करता है। और घोषणा करने वाले को उद्घोषक कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्घोषक। किसको? घोषणा करने वाले को। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? मम्मट, आनंदवर्धन, कुंतक, अभिनवगुप्त। तो ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? आपका उत्तर होगा विकल्प बी, आनंदवर्धन। और आचार्य मम्मट ने जो है काव्य प्रकाश ग्रंथ लिखा है। अभिनवगुप्त ने आनंदवर्धन की ध्वन्यालोक पर ध्वन्यालोक लोचन नाम से टीका लिखी है। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र नाटक के किन तीन तत्वों को मान्यता देता है? वस्तु, नेता, रस। रस वस्तु संवाद, कथानक संवाद पात्र योजना, देश काल उद्देश्य गीत योजना। तो भारतीय काव्यशास्त्र नाटक के जिन तीन तत्वों को मान्यता देता है उनका नाम है विकल्प ए, वस्तु, नेता और रस। इन्हीं तीन तत्वों को मान्यता देता है भारतीय काव्यशास्त्र नाटक के अंतर्गत। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, नाटक की समग्र सामग्री की सिद्धि किस साध्य के लिए की जाती है? प्रयत्न, फलागम, नियताप्ति, कार्य। तो नाटक की समग्र सामग्री की सिद्धि किस साध्य के लिए की जाती है? आपका उत्तर होगा विकल्प डी, कार्य। प्रयत्न, फलागम, नियताप्ति, प्रत्याशा, प्रारंभ, ये जो है कथा संगठन यानी कार्यावस्था के भेद यानी कि प्रकार माने गए हैं। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर महारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लिभाऊं। इस पद में कौन सा काव्य गुण है? माधुर्य, ओज, प्रसाद,
इनमें से कोई नहीं। तो उपयुक्त पद में विद्यार्थियों क्या है? मधुरता का भाव है। तो इसमें कौन सा गुण माना जाएगा? विकल्प ए माधुर्य गुण आप सभी का उत्तर होगा। और माधुर्य गुण होता कहाँ पर है, इसको भी आप जान लीजिए। इसकी पहचान क्या होती है? किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में जहाँ मधुरता का संचार होता है वहाँ माधुर्य गुण होता है। यह गुण विशेष रूप से श्रृंगार, शांत, करुण रस में पाया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो कर्णप्रिय हो, आर्द्रता, चित्त की द्रवणशीलता और प्रसन्नता कारक काव्य जो होगा उसे ही माधुर्य गुण युक्त काव्य कहा जाएगा। फिर विद्यार्थियों हम सभी लोग अगले क्रम की ओर बढ़ेंगे। देरिदा लेखन को किसका स्रोत मानते हैं? दर्शन का, ज्ञान का, भावों का, तमाम सांस्कृतिक कर्म का। तो जो जॉक देरिदा हैं ये पाश्चात्य विद्वान हैं। लेखन को किसका स्रोत मानते हैं? विकल्प डी तमाम सांस्कृतिक कर्म को। देरिदा जो हैं आपके एक ये फ्रांसीसी दार्शनिक हैं और विखंडन के सिद्धांत के लिए इनको बहुत ही प्रमुखता से जाना जाता है। उनके विशाल लेखन का कार्य साहित्य और यूरोपीय दर्शन पर गहन प्रभाव पड़ा हुआ है और देरिदा को सबसे अधिक पुनर्निर्माण के प्रमुख प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक नहीं है? एफ आर लेविस, फ्रांसुआ ल्योतार, बौद्रिया, फ्रेडरिक जेमेसन। कौन नहीं है इनमें से उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक? उनका नाम है एफ आर लेविस और बाकी फ्रांसुआ ल्योतार, बौद्रिया, फ्रेडरिक जेमेसन ये सभी जो है उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक माने गए हैं। उसके बाद में उत्तर आधुनिकतावाद यानी 20वीं शताब्दी के दूसरे भाग में दर्शन शास्त्र, कला, वास्तुशास्त्र और आलोचना के क्षेत्रों में फैला सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने अपने से पहले प्रचलित आधुनिकतावाद को चुनौती दी और सांस्कृतिक वातावरण बदल डाला। नई विचार शैली में विचारधाराएं एक निर्धारित दिशा वाले सामाजिक विकास और वस्तुनिष्ठवाद के विरुद्ध संशयवाद, व्यक्तिपरक तथा व्यंग्योक्ति की ओर रुझान प्रचलित हो गया। फिर हम सभी लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी प्लेटो की रचना नहीं है? पेरिपोएतिकेस, इयोन, रिपब्लिक, पोलितेइया। तो जो नहीं है इनमें से प्लेटो की रचना उसका नाम है विकल्प ए पेरिपोएतिकेस और बाकी इयोन, रिपब्लिक, पोलितेइया ये सभी रचनाएं हैं। इनमें रिपब्लिक बहुत ही इनकी ज़बरदस्त रचना है। और जो आप देख रहे हैं पेरिपोएतिकेस ये रचना किसकी है? आपके अरस्तु जी की है। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, अरस्तु का काव्यालोचन ग्रंथ कौन सा है? पेरिपोएतिकेस, पेरिप्सूस, प्राक्टोरियन, बायोग्राफिया लिटरेरिया। तो अरस्तु का जो काव्यालोचन का ग्रंथ है उसका नाम है विकल्प ए पेरिपोएतिकेस और पेरिप्सूस ये जो है लॉन्जाइनस की रचना है और बायोग्राफिका लिटरेरिया ये जो है कॉलरिज जी की रचना है। हम सभी लोग पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ट्रेजेडी यानी ट्रेजेडी का लेखक हमारे विवेक को नष्ट कर हमारी वासनाओं को जागृत करता है, उनका पोषण करता है। अतः काव्य का सत्य वास्तविक सत्य नहीं होता है, ये कथन है अरस्तु, कॉलरिज, प्लेटो, लॉन्जाइनस। तो ये कथन है विद्यार्थियों किसका? प्लेटो जी का। प्लेटो जी क्या बताते हैं
कि ट्रेजेडी का लेखक, ट्रेजेडी मतलब होता है त्रासदी, दुखांत घटनाएं, हमारे विवेक को नष्ट कर हमारी वासनाओं को जागृत करता है, उनका पोषण करता है। अतः काव्य का सत्य वास्तविक सत्य नहीं होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने भारतवर्ष की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा। यहाँ से आप सभी लोगों को आने वाली आपकी परीक्षाओं में काफ़ी मदद मिलने वाली है। और यदि सेशन आपको लगता है आपके लिए लाभदायक है तो कक्षा को लाइक, कमेंट कर शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हम आप सभी लोगों को मिलते हैं पुनः अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों। और बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी लोगों का जो लगातार अंत तक जो है कक्षा में बने रहे हैं।